दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 12th फिजिक्स यानी भौतिकी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आप लोगों को क्या करना है, इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक इसमें जितना भी क्वेश्चन बताएंगे सभी क्वेश्चन को अच्छे से देखते हुए याद करते हुए चलना है। तो आइए यहाँ पे हम फर्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि परावैंगिक प्रकाश को फोकस करने के लिए किस पदार्थ के लेंस का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पे क्या है कि परावैंगिक प्रकाश यानी इंफ्रारेड जो होता है उसको फोकस करने के लिए हमें किस पदार्थ के लेंस का उपयोग करना चाहिए ताकि क्या हो कि हमारा आँख क्या हो खराब न हो। तो उसके लिए यहाँ पे है क्वार्टर्ज, कैल्साइट कांच या तो फिर उच्च घनत्व वाला कांच। तो फर्स्ट का राइट आंसर ऑप्शन ए से हो जाएगा क्या, क्वार्टर्ज का उपयोग करेंगे। तो हमारे यहाँ पे क्या होगा, परावैंगिक प्रकाश है वो यहाँ पे फोकस हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब दूसरे नंबर क्वेश्चन में दिया है किसी दूरबीन के अभिदृश्यक एवं नेत्रिका की फोकस दूरी क्रमशः 20 सेंटीमीटर तथा 2 सेंटीमीटर है। इस दूरबीन की आवर्धन क्षमता आपको बताना है कि क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे मैग्नीफाइंग पावर बराबर यहाँ पे उसको हम एम से डिनोट करते हैं। तो ये क्या होता है, एम नोट बाई यहाँ पे एफ ही होता है। तो अब इसमें क्या है 20 सेंटीमीटर एफ नोट है और यहाँ पे एफ ही क्या है 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 बटे हमारा 2 हो गया। तो ये हमारा क्या बचा 10 बचा। तो देखिए ऑप्शन बी में यहाँ पे क्या है 10 है। तो 2 का राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब तीसरे नंबर क्वेश्चन में है दो कला संबंध स्रोतों के कारण प्रकाश के व्यतिकरण में फ्रिंज की चौड़ाई होती है। अब देखिए दो कला संबंध है, इसमें पूछा है कि प्रकाश का जो व्यतिकरण होता है तो उसकी फ्रिंज की चौड़ाई क्या होती है, किसके अनुक्रमानुपाती होते हैं या व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो यहाँ पे 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए से हो जाएगा, तरंग दैर्घ्य के अनुक्रमानुपाती होते हैं। यानी बीटा बराबर क्या होता है हमारा, तो ये होता है लेमडा डी इंटू यहाँ पे क्या होता है स्मॉल डी। तो ये देखिए लेमडा यहाँ पे तरंग दैर्घ्य है तो ये फ्रिंज की चौड़ाई बीटा हो गया। तो ये बीटा क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यानी लेमडा। तो इसका मतलब क्या होगा, तरंग दैर्घ्य क्या होता है अनुक्रमानुपाती होता है। तो 3 का राइट आंसर क्या हो गया हमारा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब 4 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं क्या दिया है। एक नेत्र विशेषज्ञ द्वारा लिखे चश्मे में 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस संपर्क में है तो इस संयोजन की क्षमता क्या होगी। अब देखिए यहाँ पे 2 लेंस है, एक उत्तल लेंस है एक अवतल लेंस है। अब तो उत्तल लेंस जो है उसकी फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर और अवतल लेंस है उसकी फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर। दोनों को जब कांटेक्ट में रखा जाता है तो पूछा उसकी संयोजन की क्षमता क्या हो जाएगी। तो सबसे पहले एक एक करके इसको अलग हम निकालेंगे इसका पावर। तो पावर यहाँ पे अभी हम उत्तल लेंस का निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा हमारा 100 अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा 40। अभी यहाँ पे 100, यहाँ पे हम इसको 100/40 क्यों किए, क्योंकि यहाँ पे पावर क्या होता है हमारा 1/f होता है और फोकस दूरी किस में होता है, मीटर में होता है। तो यहाँ पे ये क्या है सेंटीमीटर में है, इसलिए ऊपर हम यहाँ पे 100 लिख दिए। तो ये से ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये बचेगा क्या हमारा 2.5 बचा। ये पहला का हो गया यानी उत्तल लेंस का पावर हो गया। अब अवतल लेंस का जब निकालेंगे तो इसको हम P2 से डिनोट करते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 100 बटे यहाँ पे 25। तो ये आगा हमारा 4 यहाँ पे डी आ गया। पावर को हम किस में डायप्टर में डिनोट करते हैं, ये 4D आ गया। अब देखिए हम यहाँ पे इसका संयोजन निकालते हैं। तो अब यहाँ पे आप लोग याद कीजिए अवतल लेंस जो होता है उसका जो यहाँ पे क्या होता है फोकस दूरी वो माइनस में क्या होता है, उसका पावर माइनस में होता है तो ये -4D लिखाएगा। तो अब इसका संयोजन हम निकालते हैं यानी P पावर का नेट निकाल लेते हैं तो ये हो जाएगा 2.5 माइनस यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो ये बच्चा क्या 1.5 यहाँ पे D हो जाएगा यानी डायप्टर हो जाएगा जो कि ऑप्शन बी में है। तो 4 का राइट आंसर हमारा क्या हो गया, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। -1.5 यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अब 5 नंबर क्वेश्चन में है एक समतल लेंस की समतल सतह पर चांदी की कलाई कर दी जाती है। लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक n तथा वक्र पृष्ठ की त्रिज्या r है। यह निकाय एक अवतल दर्पण की भांति कार्य करेगा जिसकी वक्रता त्रिज्या होगी। अब यहाँ पे क्या निकालना है आपको, वक्रता त्रिज्या निकालना है कि वो क्या होगी। तो वहाँ पे इसको भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। सबसे पहले तो एक समतल दर्पण यहाँ पे था, इसको यहाँ पे क्या किया एक उत्तल दर्पण, इस पर कलई करके इसको इसमें कांटेक्ट करा दिया। तो अब पूछा है कि इसका यहाँ पे क्या हो जाएगा, वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले फोकस दूरी बराबर क्या होता है यहाँ पे वक्रता त्रिज्या की आधी यानी क्या कि r/2 होता है। अब इतना निकाल लिया, यहाँ से r हमारा क्या आ जाएगा 2f आ जाएगा। यहाँ से r हमारा 2f आ गया। अब उसके बाद आपको क्या करना है, तो उसके बाद यहाँ पे आपको निकालना है A1/f बराबर क्या होता है n-1 इंटू हमारा होता है 1/r1 माइनस यहाँ पे क्या होता है 1/r2 होता है।
1/r2 हो गया। अब यहाँ से अगर आप निकालिएगा तो यहाँ से हमारा क्या आएगा, 1/f बराबर आ जाएगा n माइनस यहाँ पे n-1 इंटू हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे, तो 1/r आ जाएगा। अब यहाँ से r हम इसको निकालेंगे तो r बराबर यहाँ से क्या निकल जाएगा, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी f बराबर क्या आ जाएगा, r/n-1 आ जाएगा। क्योंकि किसको ऊपर करेंगे तो r ऊपर चला जाएगा, तो r बट्टे क्या हो जाएगा, n-1 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में है। तो 5 का भी राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले अगर आप लोग अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दे, ताकि क्या हो कि इसी तरह के कोई और भी वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। और अगर आप इसका जो यहाँ पे क्या है, ये 5वां पार्ट है और इस पे हम 1 2 3 4 यानी टोटल इसमें हम 5 वीडियो बनाए। अगर आप ये चारों वीडियो नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से इस चारों वीडियो देख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 6 नंबर में है, तो आइए उसको हम डिस्कस करते हैं। तो एक दूरदर्शी के अभिदृश्यक व नेत्रिक की फोकस दूरी क्रमशः f तथा f है। अब देखिए एक यहाँ पे क्या है, दूरदर्शी के अभिदृश्यक है, वो क्या है, एक नेत्रिक है। तो जो यहाँ पे अभिदृश्यक है उसकी फोकस दूरी कैपिटल एफ है और जो नेत्रिक है उसका क्या है, स्मॉल एफ है। तो दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता पूछा है। तो अभी हम यहाँ पे क्या है, पिछले क्वेश्चन में ही हम डिस्कस किए हैं, एम बराबर क्या होता है, F0/Fe होता है। F0 क्या होता है, तो अभिदृश्यक, और Fe क्या होता है, तो नेत्रिक। तो अभिदृश्यक हमारा क्या है, कैपिटल एफ है, और यहाँ पे क्या है, ये नेत्रिक तो स्मॉल एफ है। तो कैपिटल F/स्मॉल एफ किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन सी में है। तो 6 का राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आइए हम 7वां क्वेश्चन देखते हैं। दो कला संबंध एक वर्णी प्रकाश पुंज जिनकी तीव्रताओं का अनुपात 4:1 है, एक दूसरे पर अध्यारोपित है, महत्तम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात करें। तो अब यहाँ पे 7 में पूछा है कि क्या है, दो कला संबंध है और एक वर्णी प्रकाश की पुंज जिसकी तीव्रता का अनुपात हमें दिया है 4:1 है। अब वो क्या है, एक दूसरे पर अध्यारोपित है। तो आपको पूछा है मैक्सिमम और मिनिमम यहाँ पे तीव्रताओं का अनुपात क्या होगा, वो आप यहाँ पे हमें बताइए। तो देखिए यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्या 9:1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या 9:1 हो जाएगा। अब यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीक्ष्ण सीधी कोण से प्राप्त विवर्तन फ्रिंजे किस तरह की होती है, यानी तीक्ष्ण सीधी कोण से प्राप्त विवर्तन फ्रिंजे किस तरह के होते हैं, समान चौड़ाई की होती है, समान चौड़ाई की नहीं होती है, ज्यामितीय छाया में बनती है, या इनमें से कोई नहीं। तो 8 का राइट आंसर ऑप्शन बी से हो जाएगा, समान चौड़ाई की नहीं होती है, यानी 8 का राइट आंसर ऑप्शन बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 9 नंबर क्वेश्चन। तो 9 में है कि एलसीआर श्रेणी क्रम परिपथ में ओमेगा कोणीय आवृत्ति का एक एसी स्रोत जुड़ा है, धारा का शिखर मान महत्तम होगा यदि। अब देखिए क्या है, एलसीआर यहाँ पे है, एक श्रेणी परिपथ में है, और ओमेगा यहाँ पे क्या है, इसका कोणीय आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी है, जो कि एक एसी स्रोत से जुड़ा है। अब पूछा है कि यहाँ पे बताइए कि धारा का जो मैक्सिमम मान होगा वो कब होगा, जब ओमेगा लेस, वहाँ जब क्या होगा, ओमेगा का वैल्यू यहाँ पे √LC से कम हो जाएगा, या तो फिर ओमेगा का वैल्यू 1/√LC से कम हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग बताइए। तो यहाँ पे न का जो राइट आंसर है ये ऑप्शन सी से हो जाएगा। ओमेगा जब क्या होगा, 1/√LC के बराबर हो जाएगा, तब क्या होगा, हमारे यहाँ पे धारा का शिखर मान हमें मिलेगा। तो यहाँ पे 9 का राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन में दिया है अन्योन प्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है, वेबर, ओम, हेनरी या गॉस। तो इसका आंसर ऑप्शन सी से हो जाएगा, हेनरी होता है, जिसको हम एच से डिनोट करते हैं। अब देखिए ये जो प्रेरकत्व है इसका 2 प्रकार होता है, एक स्व प्रेरकत्व, एक अन्योन प्रेरकत्व होता है। तो उससे पहले देखते हैं ये प्रेरकत्व होता क्या है। तो ये क्या करता है, चुंबकीय ऊर्जा के भंडारण क्षमता को हम क्या कहते हैं, प्रेरकत्व कहते हैं। यानी क्या कि ये चुंबकीय जो ऊर्जा है उसका क्या करता है, भंडार करके रखता है। इसको हम साधारण भाषा में चौक या कुंडली या कॉइल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, चौक कुंडली कहते हैं। अब 11 नंबर क्वेश्चन है, विद्युतीय चुंबकीय तरंगों में दोलनीय विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में संबंध होता है। तो 11 का राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हमारा सी बराबर क्या होता है, E0/B0 होता है। क्या नॉट, E0/B0 होता है। तो यहाँ पे 11 का राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है, प्रेरकत्व एल में बहने वाली धारा I के
कारण गतिज ऊर्जा होती है। अब देखिए कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्रेरक तो I में धारा क्या है, L में धारा I बह रही है, जिसके कारण एक गतिज ऊर्जा होती है। तो वो गतिज ऊर्जा किसके बराबर होगी, तो यहाँ पे गतिज ऊर्जा हम किस तरह से निकालेंगे, तो ये हमारा देखिए कि गतिज ऊर्जा मतलब P बराबर क्या होता है, VI होता है, पावर बराबर VI होता है। तो हमें निकालना क्या है, ऊर्जा निकालना है यानी वर्क निकालना है। तो अब देखिए इसको हम किस तरह से निकालते हैं, काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं। तो W यहाँ पे W को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये VI यहाँ पे DT हो जाएगा। अब DT ये VI DT, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ये यहाँ से होगा LI इंटू DT इंटू हो जाएगा ये DT। तो ये DT से DT कैंसिल हो जाएगा, तो हम DI को इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे I यहाँ पे आ जाएगा, I आ जाएगा। और यहाँ पे क्या है हमारा, एक ऑलरेडी I यहाँ पे मौजूद था, तो I²/L हो जाएगा, और डिवाइडेड में क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन है, तो हमारा यहाँ पे 12 का ऑप्शन बी से हो जाएगा 1/2 LI², इसका राइट है। 13 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण पर लगने वाले चुंबकीय बल का सूत्र है। अब देखिए कि एक मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें क्या है, आवेशित कण। अब जब आवेशित कण के ही कारण क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है, तो अब उसमें चुंबकीय बल यानी मैग्नेटिक फोर्स का मान क्या होगा, तो F बराबर क्या होता है यहाँ पे, तो ये होता है QV sin थीटा। यानी क्या होता है, इसको हम इस तरह से लिखते हैं, B×B लिखते हैं, यानी क्रॉस प्रोडक्ट, यानी B यहाँ पे क्या होता है, VB sin थीटा हो जाता है, जो कि ऑप्शन बी में है। तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन बी से हो जाएगा, F बराबर QVB sin थीटा हो जाएगा। अब 14 नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं। तो 14 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि गैल्वेनोमीटर में शंट का उपयोग किया जाता है, यानी गैल्वेनोमीटर में हम शंट का उपयोग क्यों करते हैं, उसकी सुग्राह्यता को बढ़ाने के लिए, प्रतिरोध बढ़ाने के लिए, उच्च धारा से सुरक्षा के लिए, या उसे वोल्ट मापी में बदलने के लिए। तो देखिए यहाँ पे शंट का जो उपयोग करते हैं हम गैल्वेनोमीटर में, वो 2 कारण से उपयोग करते हैं। एक तो यहाँ पे क्या है, प्रतिरोध उसका हम घटाने के लिए करते हैं, यानी क्या कि नगण्य प्रतिरोध करने के लिए करते हैं, तथा उच्च धारा से उसकी सुरक्षा के लिए करते हैं। यानी जब क्या होता है, उसमें यहाँ पे उच्च धारा आता है, हाई वोल्टेज आता है, तो उसकी जो सुई होते हैं गैल्वेनोमीटर की, वो टूट जाती है, तो उसको बचाने के लिए हम शंट का उपयोग करते हैं। और प्लस में उसकी जो सुग्राह्यता होती है उसको बढ़ाने के लिए भी हम क्या करते हैं, शंट का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे 14 का राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए और ऑप्शन सी दोनों सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा 14 का राइट आंसर, ए एंड सी दोनों सही हो जाएगा। अब हम 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेल का यहाँ पे क्या होता है, सेल का विद्युत वाहक बल मापा जाता है। अब देखिए कोई भी सेल है, उसका विद्युत वाहक बल होता है, वो किस में मापा जाता है, वोल्टमीटर द्वारा, धार मापी द्वारा, गैल्वेनोमीटर द्वारा, या विभव मापी द्वारा। तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन डी से हो जाएगा, विभव मापी के द्वारा। क्यों, क्योंकि ये एक कोई फोर्स नहीं होता है, ये क्या होता है, एक दो यहाँ पे जो पॉइंट है इसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे मापते हैं, पोटेंशियोमीटर से। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, विभव मापे, जिसको हम इंग्लिश में पोटेंशियोमीटर कहते हैं। तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन डी से हो जाएगा। अब 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसफार्मर व अन्य विद्युत चुंबकीय युक्तियों में प्रयुक्त कोड पटलित इसलिए होती हैं कि, अब देखिए जैसे ट्रांसफार्मर है या अन्य विद्युत कुछ युक्तियां होती हैं, जिसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे उसके कोड को यहाँ पे हम लेमिनेट कर देते हैं, यानी उस पर एक हम परत चढ़ा देते हैं। तो हम ऐसा क्यों करते हैं, तो देखिए ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उसमें क्या होता है कि भंवर धारा, यानी भंवर धारा ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण उसका ऊर्जा का क्षय ज़्यादा होने लगता है। तो ऐसा हम इसलिए करते हैं, उसमें भंवर धारा की जो मात्रा है वो ना बढ़े, और जब भंवर धारा की मात्रा नहीं बढ़ेगी तो उसमें क्या होगा, हीट एनर्जी कम होगा, यानी जब वो हीट कम होगा तो उसमें उष्मा का क्षय कम होगा। तो यहाँ पे 16 का राइट आंसर ऑप्शन डी से हो जाएगा, क्रोड में भंवर धारा घटे, इसलिए हम क्या करते हैं, उस युक्ति को यहाँ पे उसका जो कोड है उसको हम पटलित करते हैं। अब 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। श्रेणी क्रम में जुड़े 10 ओम के प्रतिरोधक तथा 10 हेनरी प्रेरकत्व के दिष्ट धारा प्रवाहित है, यानी क्या कि एक श्रेणी क्रम में 10 ओम का प्रतिरोधक है और 10 यहाँ पे हेनरी का क्या है, एक प्रेरकत्व है, दिष्ट धारा प्रवाहित हो रहा है। अब परिपथ की प्रतिबाधा, यानी क्या कि इम्पीडेंस आपको बताना है। प्रतिबाधा के यहाँ पर हम बता देते हैं, उसका जो यूनिट होता है वो ओम, यानी क्या कि उसको हम किस में मापते हैं, तो ओम में मापते हैं। तो ओम में मापते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन सभी ओम में ही है। अब हमें इसको कैसे फाइंड करना है, तो आइए इसको हम फाइंड करते हैं।
तो देखिए प्रतिबाधा बराबर, प्रतिबाधा को हम जेड से डिनोट करते हैं और प्रतिबाधा बराबर हमारा क्या होता है, तो ये होता है रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस यहाँ पे एक्स एल यहाँ पे स्क्वायर हो जाता है। एक्स एल ये क्या है हमारे यहाँ पे, तो ये हो गया हमारा प्रेरकत्व का मतलब कि ये आर हो गया रेसिस्टेंस का। तो आप देखिए आर यहाँ पे दोनों 10-10 दिया है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा रूट अंडर हो जाएगा 10 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर, तो ये रूट अंडर 200 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 10 रूट यहाँ पे 2 आंसर हो जाएगा। अब देखिए 10 रूट 2 यहाँ पे ओम आ गया प्रतिबाधा बराबर। अब देखिए 10 रूट 2 यहाँ पे कोई भी ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 17 का हमारा ऑप्शन इसमें से कोई नहीं होगा, यानी ये चारों ऑप्शन क्या है, यहाँ पे चारों ऑप्शन यहाँ पे गलत है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर होगा 10 रूट 2 यहाँ पे ओम, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर देखते हैं। किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में यदि प्रतिरोध R तथा स्वप्रेरकत्व L हो तो धारा तथा वोल्ट में कालांतर फाई के लिए संबंध है। अब इसमें क्या है, एक ऐसी सर्किट है यानी प्रत्यावर्ती परिपथ है जिसका प्रतिरोध यहाँ पे R है और यहाँ पे जो स्वप्रेरकत्व होता है उसको यहाँ पे क्या है, स्वप्रेरकत्व क्या है यहाँ पे L है। अब बोला है कि धारा तथा वोल्ट जो है उसके बीच जो कालांतर है वो फाई है। तो अब इसके बीच आप एक संबंध होता है ये कि इसके बीच क्या संबंध होता है, तो देखिए इसके बीच जो संबंध होता है वो हमारा क्या होता है, वो होता है tan फाई बराबर ओमेगा एल यहाँ पे इंटू आर। इसको हम क्या पढ़ते हैं, ओमेगा एल डिवाइडेड बाय क्या पढ़ते हैं, एल। तो हमारा यहाँ पे 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी से हो जाएगा tan फाई बराबर ओमेगा एल यहाँ पे डिवाइडेड बाय आर हो जाएगा। एल यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे ये स्वप्रेरकत्व का यहाँ पे क्या है वैल्यू है, ओमेगा यहाँ पे क्या है इसका कोणीय संवेग और आर यहाँ पे रेसिस्टेंस है। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। माइक्रो तरंग की आवृत्ति होती है। अब माइक्रो जो यहाँ पे तरंग है उसकी क्या आवृत्ति होती है, यानी माइक्रोवेव है उसकी यहाँ पे आवृत्ति क्या होती है, रेडियो तरंग की आवृत्ति से कम, उससे ज्यादा, या प्रकाश तरंगों की आवृत्ति से अधिक, या अवरक्त किरणों की आवृत्ति। तो देखिए इसका जो यहाँ पे आंसर होगा वो हमारा यहाँ पे 19 का जो आंसर हो ऑप्शन बी से हो जाएगा, यानी क्या कि रेडियो तरंगों की आवृत्ति से अधिक होता है। अब इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले देखते हैं ये जो माइक्रो तरंग है इसकी आवृत्ति क्या होती है। तो इसकी जो आवृत्ति होती है वो क्या होती है यहाँ पे, तो 3 गुणे 10⁸ यहाँ पे हर्ट्ज जो होता है, यानी 3 गुणित 10⁸ हर्ट्ज क्या होता है, माइक्रो तरंग की आवृत्ति होती है। अब यहाँ पे हमें रेडियो तरंग का आवृत्ति निकालना है। तो इसका जो आवृत्ति होता है रेडियो तरंग का आवृत्ति ये होता है 3 गुणे 10⁴ से लेकर 3 गुणे 10⁸ हर्ट्ज तक होता है। इतना होता है क्या, तो ये रेडियो तरंग का आवृत्ति। तो देखिए ऑप्शन ए में है रेडियो तरंग की आवृत्ति से कम, तो इससे तो कम। अभी हम बताएं क्या, ये जो हमारा माइक्रो तरंग है उसका आवृत्ति क्या होता है 3 गुणे 10⁸ हर्ट्ज होता है, तो इससे तो कम नहीं है, इससे ज़्यादा है। तो हमारा रेडियो तरंग की आवृत्ति क्या है 3 गुणे 10⁸ है, तो इससे ज़्यादा ही नहीं होता है ये, यानी क्या कि माइक्रोवेव की आवृत्ति क्या होती है, तो 3 गुणे 10⁸ हर्ट्ज होती है, जो कि उसका जो मैक्सिमम है रेडियो तरंग का जो मैक्सिमम आवृत्ति है उसके बराबर होती है। लेकिन उस तरह का कोई ऑप्शन नहीं है, तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा 19 का रेडियो तरंगों की आवृत्ति से अधिक हो जाएगा। तो 19 का राइट आंसर ऑप्शन बी से हो जाएगा। अब 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के धातु के खोखले गोले को इस प्रकार आवेशित किया जाता है कि उसके पृष्ठ पर विभव क्या है 10 वोल्ट है। गोले के केंद्र पर वोल्ट में विभव होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या पूछा है हमारा कि एक गोला है, एक गोला है। अब इसका यहाँ पे जो रेडियस है ये यहाँ पे रेडियस है ये 5 सेंटीमीटर, रेडियस 5 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पे जो इसका पोटेंशियल है इसके सरफेस पे वो क्या है यहाँ पे 10 वोल्ट है। तो अब हमें से पूछा है कि यहाँ पे मान लीजिए इसके अंदर यहाँ पे क्या हो जाएगा पोटेंशियल। तो देखिए यहाँ पे जो गोला होता है तो पोटेंशियल क्या होता है चेंज नहीं होता, यानी गोला का अंदर या गोला के बाहर पोटेंशियल सेम रहता है। लेकिन यही अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि यहाँ पे मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर में कुछ है और इसके अंदर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड करता है, तो चार्ज पे डिपेंड करता है। अगर गोले के अंदर चार्ज रहता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, अगर गोले के अंदर चार्ज नहीं रहता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। तो यहाँ पे क्या पूछा है हमारा विभव पूछा है, तो विभव क्या होगा 10 यहाँ पे वोल्ट के बराबर ही होगा, यानी गोले के केंद्र पर भी वोल्ट यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे 10 वोल्ट ही होगा। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा 10। 21 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, यदि दो आवेशों के बीच की दूरी दुगुनी कर दी जाए तो उसके बीच लगने वाला बल कितना गुना हो जाएगा।
तो देखिए यहाँ पे अगर मान लेते हैं हम, यहाँ पे एक Q1 चार्ज है, एक यहाँ पे Q2 चार्ज है, इसके बीच डिस्टेंस यदि R हो तो F बराबर हमारा क्या होता था, फोर्स बराबर के Q1 इंटू Q2 बाय यहाँ पे R² होता था। यानी फोर्स क्या होता है, तो उसके बीच जो डिस्टेंस होता है यानी R के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी जो उसके बीच जो दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो देखिए जब R को हम क्या कर रहे हैं, दुगुनी, यानी जब इसके बीच का डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ये फोर्स और घटेगा ही। तो ये कितना गुना हो जाएगा, तो 1/4 गुना हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में है। तो 21 का राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि दो बिंदु आवेशों पहले वायु में, फिर यहाँ पे क्या है, के प्रावैद्युतांक में माध्यम में उतनी ही परस्पर दूरी पर रखे जाते हैं, तो दोनों दशाओं में आवेशों पर लगने वाले बल आप ज्ञात कीजिए। पहले तो यहाँ पे एयर में है, अब आपको समझाते हैं क्या है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मान लेते हैं दो चार्ज है, एक Q1 चार्ज है, एक Q2 चार्ज है। अब क्या है, ये एयर में है, एयर यहाँ पे इसके बीच जो मीडियम हो क्या है, यहाँ पे एयर है। अब इसके बीच दूसरे कंडीशन में क्या है, इसमें एक के प्रवणता का मटेरियल हम डाल देते हैं, तो उस कंडीशन में भी आपको फोर्स निकालना है। और जब ये इसके बीच जो एयर है उस कंडीशन में भी आपको फोर्स निकालना है। तो अब यहाँ पे आइए देखते हैं। तो जब यहाँ पे एयर है यानी एफ ए से हम इसको डिनोट करते हैं, एफ ए मतलब क्या है कि एयर, तो ये क्या होता है के Q1 Q2 बाय यहाँ पे R² होता है। अब जहाँ पे के जब एयर हो तो के का वैल्यू हमारा क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे क्या है, वायु है, तो वायु में क्या हो जाएगा, के का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे एफ ए हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे Q1 इंटू Q2 बाय यहाँ पे R² आ जाएगा। लेकिन जब यहाँ पे क्या है, कोई माध्यम है जिसको हम M मान लेते हैं, यानी क्या है कि फोर्स इन मीडियम को, तो ये हो जाएगा के Q1 Q2 बाय यहाँ पे R² हो जाएगा, R² हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो आज जब हम इसका अनुपात निकालेंगे तो एफ एम बटे यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ है यानी मीडियम में, तो ये हो जाएगा के Q1 Q2 बाय यहाँ पे R² डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, यहाँ पे Q1 Q2 यहाँ पे हो जाएगा बाय यहाँ पे R²। तो देखिए यहाँ पे ये Q1 से यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये Q1 से Q1 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये R² से R² कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारा बचा क्या, तो बचा हमारा के डिवाइडेड बाय 1, तो के अनुपात हमारा 1 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में है। तो 22 का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए अब 23 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, दो बिंदु आवेश वायु में परस्पर r दूरी पर स्थित होने पर एक दूसरे पे F बल लगाते हैं। अब उसके यानी क्या है कि दो आवेश है, एक Q1 एक Q2 है। अब इसके बीच यहाँ पे क्या है, वायु में है r डिस्टेंस पे, तो ये फोर्स F लगा रहा है। जब इसके बीच के प्रवैद्युतांक वाले माध्यम r दूरी पर रखते हैं तब भी वो क्या रखता है, उतना ही फोर्स लगाता है। तो अब R का मान आपको निकालना है, यानी फोर्स क्या है यहाँ पे बराबर है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले इसमें जिस तरह से अभी पिछले क्वेश्चन में हम निकाले सेम उसी तरह से इसमें भी निकालेंगे। एफ ए यानी एयर में निकालते हैं, तो एयर में क्या होता है के Q1 Q2 बाय यहाँ पे R², इसके बीच स्मॉल r है, तो के बराबर क्या होता है 1 हो जाता है एयर में, तो ये हमारा हो जाएगा के Q1 Q2 बाय R² हो गया। अब हम क्या निकालेंगे, तो प्रावैद्युतांक यानी एफ इन मीडियम निकालते हैं, तो ये हो जाएगा के Q1 यहाँ पे Q2 बाय यहाँ पे कैपिटल R² हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके बीच जो दूरी है वो कैपिटल R है। अब इसका अनुपात निकालेंगे, तो देखिए अब बोला क्या है कि जब दोनों के बीच फोर्स यानी जब उसके बीच स्मॉल r के डिस्टेंस है तब भी बल उतना ही है, और जब उसके बीच कैपिटल R की दूरी है तब भी फोर्स उतना ही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ ए बराबर हमारा एफ एम, यहाँ पे एफ एम हो जाएगा यानी मीडियम में, तो दोनों को हम बराबर कर देते हैं। तो ये हमारा क्या था Q1 इंटू Q2 बाय यहाँ पे R², ये हमारा क्या था के Q1 यहाँ पे Q2 बाय यहाँ पे कैपिटल R²। तो Q1 से Q1 यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा यहाँ पे R²। तो R² इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो R² यानी कैपिटल का R² बराबर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्मॉल R² इंटू के बचेगा, और R बराबर हमारा बचेगा R इंटू रूट अंडर के बचेगा। तो R इंटू रूट अंडर के हमारा किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन डी में है। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो गया, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो गया। अब हम 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें क्या है कि विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करने वाले एक इलेक्ट्रॉन का प्रारंभिक वेग विद्युत क्षेत्र से भिन्न दिशा में है।
अब विद्युत क्षेत्र में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर रहा है। अब वो इलेक्ट्रॉन किस दिशा में, यदि मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इस डायरेक्शन में प्रवेश कर रहा है, तो विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन का पथ होगा। तो इसका पथ किस तरह से होगा, तो देखिए जब ये यहाँ पे क्या है रिवर्स डायरेक्शन में आएगा तो उसका पथ क्या होता है, परिवलय हो जाता है, यानी पैराबोलिक हो जाता है। तो 24 का राइट आंसर ऑप्शन डी से हो जाएगा, परिवलय हो जाता है। अब यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 अपेक्षिक विद्युतशीलता वाले माध्यम से भरे संधारित्र ए की धारिता 15 माइक्रोफेराड, वायु से भरे संधारित्र बी की धारिता यहाँ पे क्या है 15 माइक्रोफेराड ही है। दोनों को 10 वोल्ट की बैटरी से आवेशित किया गया है। आवेशन के पश्चात दोनों को बिना बैटरी तथा बिना यहाँ पे पार विद्युत के समांतर क्रम में जोड़ा गया है, उभयनिष्ठ विभव होगा। यानी क्या, देखिए दोनों का यहाँ पे क्या पोटेंशियल सेम है। इसका भी क्या यहाँ पे कैपेसिटेंस 15 माइक्रोफेराड, इसका भी कैपेसिटेंस माइक्रोफेराड। और पहले तो हम इसको 100 वोल्ट के बैटरी में जोड़ दिए, फिर क्या किया हम 100 वोल्ट का बैटरी हटा दिए, फिर उसको क्या किया हम समांतर क्रम में जोड़ दिए। तो अब बोला है कि उस दोनों के बीच जो यहाँ पे वोल्ट होगा यानी क्या उभयनिष्ठ विभव होगा, वो कितना हो जाएगा वो आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे 25 का जो राइट आंसर ऑप्शन बी से हो जाएगा, 800 वोल्ट हो जाएगा। यानी दोनों जो यहाँ पे क्या है ए और बी जो यहाँ पे ये क्या है संधारित्र है, दोनों के बीच जो यहाँ पे होगा विभव वो यहाँ पे 800 वोल्ट का विभव हो जाएगा। तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन बी से हो जाएगा। अब 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लघु छड़ चुंबक के कारण किसी दूर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तित होता है। एक क्या है यहाँ पे लघु छड़ चुंबक है, अब उसको क्या कर रहे हैं यहाँ पे किसी कारण दूर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तित होता है। अब यहाँ पे मान लीजिए एक यहाँ पे क्या है लघु छड़ चुंबक है, अब यहाँ पे कोई बिंदु है तो अब इस यहाँ पे कितना यहाँ पे क्या होगा चुंबकीय क्षेत्र होगा। किस तरह से ये चुंबकीय क्षेत्र उस पर डिपेंड करता है ये लघु छड़ चुंबक पे, वो आपको बताना है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हम सबसे पहले निकालते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड यानी बी बराबर क्या होता है हमारा, तो बी बराबर होता है म्यू नॉट बाय यहाँ पे 4 पाई इंटू हमारा क्या होता है, तो ये होता है यहाँ पे एम बाय यहाँ पे आर क्यू होता है। क्या होता है एम बाय आर क्यू होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया बी जो होता है यहाँ पे वो यहाँ पे क्या है दूर स्थित बिंदु, तो बी हमारा हो गया ये बी जो होता है वो क्या होता है यहाँ पे, तो आर क्यू के यहाँ पे व्युत्क्रमानुपाती होता है, जो कि ऑप्शन क्या है सी में है। क्या है ऑप्शन सी में है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 27 नंबर। एम चुंबकीय आघूर्ण को एक छड़ चुंबक को बी तीव्रता के साथ एक समान चुंबकीय क्षेत्र में उसकी दिशा से थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है, उस पर लगने वाला बल आघूर्ण क्या होगा। तो देखिए उस पर जो लगने वाला बल आघूर्ण होगा वो ऑप्शन डी से हो जाएगा एम बी साइन थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा एम बी साइन थीटा हो जाएगा, यानी 27 का राइट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब हम 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर नति कोण होता है। देखिए आप पृथ्वी का जो यहाँ पे ध्रुव होता है वो चुंबकीय जो ध्रुव होता है उस पर नति कोण कितना होता है। तो नति कोण जो वो उस पर होता है वो 90 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है 90 डिग्री का होता है, जो कि यहाँ पे क्या है 28, यानी ऑप्शन डी में है 90 डिग्री। तो यहाँ पे 28 का राइट आंसर ऑप्शन डी से हो जाएगा, 90 डिग्री का होता है नति कोण, यानी क्या कि नमन कोण। अब हाइड्रोजन परमाणु में निम्नतम ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग होता है। देखिए यहाँ पे क्या हाइड्रोजन परमाणु सबसे पहले है और उसका निम्नतम ऊर्जा स्तर में यहाँ पे उसका कोणीय संवेग क्या होता है। तो देखिए कोणीय संवेग का जो यहाँ पे फॉर्मूला होता है बोर्ड ने यहाँ पे हम दिया था क्या कोणीय संवेग का एक फॉर्मूला दिया था, जिसको हम यहाँ पे क्या एल से डिनोट करते हैं। ये होता है एन एच बाय यहाँ पे क्या होता है हमारा, तो 2 पाई होता है। एन एच बाय 2 पाई यहाँ पे जहाँ पर क्या होता है एन यहाँ पे कक्षों की संख्या होती है, यानी क्या कि ये कक्षा किस में है 1 में है 2 में है 3 में है या 4 में है। और एच यहाँ पे क्या है, तो एच बराबर यहाँ पे क्या है हमारा, तो ये होता है प्लैंक कांस्टेंट होता है। क्या होता है ये प्लैंक कांस्टेंट होता है। तो देखिए एन हाइड्रोजन का यहाँ पे क्या होता है, तो 1 होता है। क्या होता है हाइड्रोजन का ये वहाँ पे एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो n बराबर 1 हो जाएगा। तो 1 गुने h बटे यहाँ पे 2 पाई हो जाएगा। तो ये बचा h बटे 2 पाई बचा। तो h बटे 2 पाई किस ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन में है। तो हमारा 29 का राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक छड़ें बनी होती है। अब देखिए कि नाभिकीय जो रिएक्टर होता है उसमें एक नियंत्रक छड़ बना रहता है। अब वो किस लिए बना रहता है और किसका बना होता है ये आपको बताना है। तो देखिए वो इसलिए हम छड़ बनाते हैं ताकि क्या हो,
को यहाँ पे क्या हो, जो यहाँ पे इसमें जो एक श्रृंखला अभिक्रिया होता है उसको नियंत्रित करके रखना होता है, तो इसलिए हम उसको क्षार को बनाते हैं। और वो किससे बनाते हैं, तो कैडमियम से बनाते हैं। किससे बनाते हैं, तो कैडमियम से बनाते हैं। अब कैडमियम से इसलिए बनाते हैं, कैडमियम क्या होता है, न्यूट्रॉन का अच्छा अवशोषक होता है। क्या होता है कैडमियम, न्यूट्रॉन का अच्छा अवशोषक होता है, जिससे क्या होता है कि नाभिकीय रिएक्टर में ये श्रृंखला अभिक्रिया को क्या करता है, नियंत्रित करके रखता है। तो किससे बना होता है, कैडमियम से बना होता है। और ये क्या होता है, तो न्यूट्रॉन का अच्छा अवशोषक होता है। तो 30 का राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब 31 नंबर क्वेश्चन में हमारा क्या दिया है, तारों में उत्सर्जन का मुख्य कारण क्या होता है, नाभिकीय क्रिया, भारी नाभिक का संलयन, हल्के नाभिक का संलयन, या भारी नाभिक का विखंडन होता है। तो देखिए यहाँ पे जो तारा होता है उसमें क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। तो ये हमारा जैसे कि हो गया हाइड्रोजन, इसका एक और यहाँ पे दो, फिर इसी तरह से ये हाइड्रोजन इसका एक इसका दो, इसके बाद यहाँ पे क्या बनता है हमारा, तो He यहाँ पे 2 बनता है और ये यहाँ पे 4 बनता है। He2 यहाँ पे 4 प्लस में क्या होता है, तो बहुत मात्रा में यहाँ पे ऊर्जा उत्सर्जित होता है। क्या होता है, बहुत सारा मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित होता है। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा हल्का नाभिक, ये हमारा हो गया हल्का नाभिक, और ये इससे जो यहाँ पे बनता है संलयन से, ये हमारा भारी नाभिक बनता है। लेकिन ये बनता है किससे, तो हल्के नाभिक से न बनता है। तो हमारा क्या राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। हल्के नाभिक का संलयन से क्या बनता है, तारों में उत्सर्जन ऊर्जा का मुख्य कारण है। क्या है मुख्य कारण, तो क्या होता है, ये हाइड्रोजन 1, ये यहाँ पे क्या होता है 2 प्लस यहाँ पे हाइड्रोजन है ये 2, जिससे क्या बनता है He यहाँ पे ये 4 और यहाँ पे 2, ये हो गया भारी यहाँ पे नाभिक। लेकिन ये दोनों क्या होता है, हल्का नाभिक होता है। तो हल्के नाभिक के संलयन से क्या बनता है, तो तारों में यहाँ पे ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। क्या, वो भी बहुत ज्यादा मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित होता है। तो 31 का राइट आंसर ऑप्शन सी से हो जाएगा। अब 32 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शुद्ध व्यंजक है। अब आपको बताना है इसमें से कौन सा शुद्ध व्यंजक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए से हो जाएगा। ये क्या है, शुद्ध व्यंजक है। 1 प्लस अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, 1/1 माइनस बीटा हो जाएगा। यानी 32 का राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन में हमारा क्या दिया है, H ऊंचाई वाले दूरदर्शन एंटीना से प्रसारित संकेत पृथ्वी पर जितनी अधिकतम दूरी तक जा सकते हैं वह अनुक्रमानुपाती होती है। यानी किसके अनुक्रमानुपाती होते हैं। तो आइए इसको फाइंड करते हैं हम। अब जैसे कि देखिए ये हमारा हो गया इस तरह से, अब इसको r मान लेते हैं, इसको हम क्या मान लिए, d मान लिए, यानी डिस्टेंस मान लिए। ये हमारा हो गया, ये क्या हो जाएगा, r प्लस एच हो जाएगा। r प्लस एच हो गया। तो अब यहाँ से यदि हम डी स्क्वायर निकालते हैं तो डी स्क्वायर क्या होगा, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, बेस का स्क्वायर। तो डी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस यहाँ पे एच स्क्वायर, इसका यहाँ पे हो जाएगा, और माइनस में हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा आर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा हो गया r प्लस एच का यहाँ पे होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो पृथ्वी जो होता है इसका जो यहाँ पे त्रिज्या होता है वो क्या होता है, 6400 किलोमीटर होता है। पृथ्वी का यहाँ पे त्रिज्या 6400 किलोमीटर होता है। लेकिन एंटीना, अब देखिए कोई भी एंटीना, कितना भी बड़ा एंटीना हम बना लेना, वो मैक्सिमम कितना 100 मीटर का बना सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हम 100 मीटर का बना सकते हैं। तो देखिए 100 मीटर और यहाँ पे 6400 किलोमीटर। अब 6400 किलोमीटर के अंदर ये 100 मीटर कुछ है नहीं न है। तो इसको हम क्या करते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। क्या करते हैं, एंटीना को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो अब देखिए हम क्या, हमारा क्या था, डी स्क्वायर बराबर हमारा क्या था, तो ये आर प्लस यहाँ पे क्या था, एच का यहाँ पे होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे आर स्क्वायर था। यानी एच को हम क्या करते हैं, निगलेक्ट, यहाँ पे क्या करते हैं, तो एच को यहाँ पे निगलेक्ट कर देते हैं। तो ये 0 के बराबर आ जाएगा। तो देखिए जब ये 0 के बराबर आ जाएगा तो ये हमारा क्या होता है, यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2RH प्लस में हमारा क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर हो जाएगा, इतना आ जाएगा, और माइनस यहाँ पे आर स्क्वायर आ जाएगा। तो अब यहाँ से हमारा क्या हो गया, तो यहाँ से हमारा ये कैंसिल आउट हो गया, कैंसिल आउट हो गया। और एच हमारा क्या हो जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। यानी देखिए एच 0 को टेंस करेगा, 0 के बराबर नहीं आएगा। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या आया था, तो एच स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या था, 2 यहाँ पे आर आया था। देखिए अब यहाँ पे एक तो ये छोटा h तो है ही, और h को यानी क्या कि मान लीजिए कोई छोटा यहाँ पे संख्या है और छोटा संख्या को और उसका स्क्वायर करेंगे तो और क्या देगा, वो छोटा ही ना देगा। तो और यहाँ पे छोटा देगा, तो इसको हम क्या मान लेते हैं, इसको 0 मान लेते हैं। तो यहाँ पे डी स्क्वायर बराबर क्या बचा, तो ये बचा 2RH बचा।
तो यहाँ पे डी बराबर हमारा क्या होता है, तो डी बराबर होता है रूट अंडर यहाँ पे 2RH होता है। तो H देखिए अब यहाँ पे क्या होता है, H का यहाँ पे 1/2 पावर होता है। तो देखिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए में है। तो यहाँ पे 33 का राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, यहाँ पे H यहाँ पे हो जाएगा रूट अंडर H बोल दीजिए इसको, ये H 1/2 बोल दीजिए, क्या होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब 34 नंबर क्वेश्चन है, पीएन संधि डायोड की अवक्षय परत में होते हैं। अब देखिए पीएन संधि डायोड है, उसका जो अवक्षय यहाँ पे परत में कौन होता है, केवल इलेक्ट्रॉन, केवल विभर, इलेक्ट्रॉन तथा विभर दोनों, 9 इलेक्ट्रॉन और 9 विभर। तो देखिए यहाँ पे जो होता है 34 का राइट आंसर वो ऑप्शन डी से हो जाएगा, 9 इलेक्ट्रॉन और 9 विभर हो जाएगा, यानी 34 का राइट आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास में ट्रांजिस्टर का धारा लाभ होता है, यानी देखिए उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास में ट्रांजिस्टर का धारा लाभ होता है, यानी कितना लाभ होता है ट्रांजिस्टर का धारा, तो ऑप्शन ए से हो जाएगा बीटा बराबर क्या होता है IC बट्टे हमारा क्या होता है IB होता है। तो यहाँ पे 35 का राइट आंसर ऑप्शन ए से हो जाएगा। तो ये क्या था हमारा, यहाँ पे धारा लाभ था, तो धारा लाभ बराबर होता है बीटा बराबर IC बट्टे IB। अब यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन और पूछ सकता है, एक पूछ सकता है यहाँ पे वोल्टेज लाभ और दूसरा पूछ सकता है यहाँ पे शक्ति लाभ। तो देखिए वोल्टेज यहाँ पे जो लाभ होता है, यानी वोल्टेज लाभ बराबर क्या होता है हमारा, तो वोल्टेज लाभ बराबर हमारा होता है, ये होता है बीटा गुने यहाँ पे बीटा गुने यहाँ पे क्या होता है प्रतिरोध लाभ, क्या होता है बीटा गुने प्रतिरोध लाभ, यानी पे बीटा यहाँ पे दिया हमारा IC बटे IB, तो इसको हम प्रतिरोध से गुना कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा वोल्टेज लाभ आ जाएगा। अब यहाँ पे और क्या है शक्ति लाभ, तो शक्ति लाभ बराबर हमारा क्या होता है शक्ति लाभ, तो शक्ति लाभ बराबर हमारा क्या होता है, तो बीटा स्क्वायर यहाँ पे गुने प्रतिरोध होगा, यानी ये जो बीटा है इसको हम प्रतिरोध से गुना कर देंगे तो हमारा शक्ति लाभ निकल जाएगा। तो अभी हम क्या बताए, 3 बताए कि धारा लाभ क्या होता है, यहाँ पे वोल्टेज लाभ क्या होता है और शक्ति लाभ क्या होता है। 36 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, निम्नलिखित में से किस तरंग की तरंग दैर्घ्य न्यूनतम होती है। तो देखिए तरंग जो न्यूनतम होती है वो किसकी होती है, गामा किरण की होती है। तो गामा किरण ऑप्शन सी में है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। और गामा किरण का यहाँ पे सबसे पहले जान लीजिए उसके बारे में कुछ पॉइंट, तो उसका जो तरंग दैर्घ्य होता है वो न्यूनतम होता है और फ्रीक्वेंसी क्या होता है, तो सबसे ज्यादा होता है, क्या होता है आवृत्ति सबसे ज्यादा होता है, प्लस में जो उसकी जो भेदन क्षमता होती है वो भी सबसे ज्यादा होती है, यानी क्या कि उसका हो गया फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो गया, पेनिट्रेटिंग पावर यानी भेदन क्षमता भी ज्यादा हो गया, लेकिन सबसे कम क्या होता है, तो उसका तरंग दैर्घ्य होता है, और सबसे कम तरंग दैर्घ्य होने के कारण ही क्या होता है उसका भेदन क्षमता ज्यादा होता है। तो यहाँ पे 36 का राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब 37 नंबर में है, एक मोटा दर्पण बहुत सारे प्रतिबिंब बनाता है, तो कौन सा प्रतिबिंब चमकीला होगा। अब देखिए ये जो मोटा दर्पण है ये बहुत सारा प्रतिबिंब क्यों बनाता है, तो ये मोटा जो दर्पण होता है, मान लीजिए मोटा दर्पण है, इसमें क्या होता है यहाँ पे इंसिडेंट रे है, ये यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रिफ्लेक्टेड, यानी ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण है, तो इससे भी क्या होता है कुछ आंशिक इधर और कुछ यहाँ पे इधर आ जाता है। तो आंशिक रूप से आपतन तथा परावर्तन के कारण क्या होता है, यहाँ पे अनंत प्रतिबिंब बनता है। क्या होता है, आंशिक रूप से आपतन तथा परावर्तन के कारण क्या होता है, मोटा दर्पण में बहुत सारा प्रतिबिंब बनता है, यानी अनंत प्रतिबिंब बनता है। तो अब इस समय चमकीला कौन होता है, तो चमकीला होता है दूसरा प्रतिबिंब जो निचली सतह से यानी जो दूसरा प्रतिबिंब होता है वो भी क्या, तो निचली सतह के परावर्तन से जो बना वो होता है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या द्वितीय ऑप्शन है, तो 37 का राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी से हो जाएगा द्वितीय। अब हमसे 38 नंबर क्वेश्चन में पूछा है, किसी कुंडली से होकर I धारा आवृत्ति N1 पर प्रवाहित होती है, एक आवृत्ति N2 हो जाती है यदि कुंडली में θ1 से θ2 क्रमशः EMF अधिकतम मान हो, तो θ1/θ2 किसके बराबर होगा। अब देखिए किसी कुंडली में I धारा यानी I धारा प्रवाहित हो रही है, तो उसका आवृत्ति क्या था, N1 था। अब क्या हो रहा है, एक उसमें आवृत्ति N2 हो जाती है, कब, जब उस कुंडली में क्या होता है, हम उसका थीटा चेंज होता है, यानी EMF का मान अधिकतम होता है। तो अब हमसे पूछा है कि θ1/θ2 का मान क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका सिंपल सा आंसर है, वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, हमारा N/N2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 38 का राइट आंसर ऑप्शन ए से हो जाएगा, N/N2 हो जाएगा। अब यहाँ पे 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यदि कांच वायु का क्रांतिक कोण थीटा हो तो वायु सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या है, वायु का क्रांतिक कोण थीटा, तो वायु सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक पूछा है ना, तो वायु सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या होता है, 1/√θ
बाय यहाँ पे साइन थीटा निकलता है, तो साइन थीटा बराबर कोसेक थीटा के बराबर होता है। तो ऑप्शन बी इसका यहाँ पे 39 का राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 40 नंबर है किसी पारदर्शी क्रांतिक कोण 45 है, यानी किसी पारदर्शी क्रांतिक कोण 45 डिग्री, इसका ध्रुवन कोण क्या होगा? तो इसका आपको ध्रुवन कोण बताना है। तो देखिए क्रांतिक कोण है, इसका मतलब क्या है कि सी बराबर हमारा 45 डिग्री दिया है, और यहाँ पे हम जानते हैं म्यू नॉट बराबर क्या होता है 1/sin सी होता है। साइन सी होता है 1/sin सी, तो अब 1/sin सी का वैल्यू निकालते हैं, यानी साइन क्या हो जाएगा 45, तो 45 का मान क्या होता है तो 1/√2 हो जाएगा। तो हमारे यहाँ पे क्या निकला, ये जो म्यू बराबर हमारा क्या निकला तो √2 निकल गया। म्यू बराबर हमारा √2 निकला। अब हम क्या निकालेंगे, तो यहाँ से हमारा निकालेंगे क्या बोला है, इसका ध्रुवन कोण निकालना है। तो ध्रुवन कोण मतलब क्या है कि ये होता है यहाँ पे म्यू इक्वल टू क्या होता है tan IP होता है। क्या होता है म्यू इक्वल टू tan IP होता है, और म्यू बराबर हमारा क्या दिया है √2 दिया है। तो ये इसको tan को हम इधर लाएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे tan इनवर्स हो जाएगा हमारा, tan इनवर्स √2 बराबर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे IP हो जाएगा। तो देखिए किस ऑप्शन में है, तो ये हमारा ऑप्शन हो गया ए, यानी 40 का राइट आंसर ऑप्शन ए से हो जाएगा हमारा क्या थीटा बराबर tan इनवर्स यहाँ पे √2 हो जाएगा। तो 40 का राइट आंसर ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब 41 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, यदि द्वितीय कक्षा में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग L हो तो चौथी कक्षा में कोणीय संवेग क्या होगा? तो देखिए द्वितीय कक्षा में इलेक्ट्रॉन का सबसे पहले दिया कोणीय संवेग L, तो देखिए हम सबसे पहले कोणीय संवेग निकालते हैं। कोणीय संवेग क्या होता है, तो कोणीय संवेग यहाँ पे कौन दिया था, बोर परमाणु दिया था, तो वो क्या होता है L, इसको हम डिनोट करते हैं, ये होता है NH/, यहाँ पे 2π होता है। अब जहाँ पे n क्या यहाँ पे डिनोट कर रहा है, तो कक्षा को डिनोट कर रहा है किस कक्षा में है। तो देखिए द्वितीय कक्षा में यहाँ पे L दिया है, तो मतलब क्या कि 2H/, हमारा क्या यहाँ पे 2π, यानी n बराबर द्वितीय कक्षा मतलब 2 हो गया, तो ये किसके बराबर है तो L के बराबर है। अब चौथी कक्षा में निकालते हैं, तो चौथी कक्षा मतलब क्या हमारा हो गया 4, यहाँ पे हो जाएगा 4, यहाँ पे क्या होगा 4, यहाँ पे H/, यहाँ पे 2π हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 4H, इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू हम क्या लिख सकते हैं 2, यहाँ पे H/, यहाँ पे हम 2π लिख सकते हैं। अब देखिए इतना जो था इतना बराबर हमारा क्या था तो L था, इतना बराबर हमारा L था, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2L हो जाएगा। तो 41 का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन सी से हो जाएगा 2L, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लास्ट देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन। 100% मॉड्यूलेशन के लिए मॉड्यूलेटेड तरंग का न्यूनतम आयाम होना चाहिए। अब 100% मॉड्यूलेशन के लिए मॉड्यूलेटेड तरंग का जो न्यूनतम आयाम क्या होना चाहिए, तो ये 0 होना चाहिए, यानी 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। अब ये 0 कैसे होगा, तो इसके लिए एक फॉर्मूला आयो, यहाँ पे क्या होता है तो ये होता है V मैक्सिमम माइनस यहाँ पे क्या होता है V मिनिमम होता है, डिवाइडेड बाय क्या होता है V मैक्स होता है, यानी V मैक्स माइनस यहाँ पे प्लस क्या होता है V मिनिमम होता है। तो देखिए यहाँ पे ये यहाँ पे आ जाएगा, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बचेगा क्या V मैक्स माइनस V मिनिमम बचेगा। तो यहाँ से इसको सॉल्व करके अगर आप निकालते हैं तो V मिनिमम बराबर हमारा क्या निकलता है 0 निकलता है। तो 42 का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो अब देखें हम क्या देखें टोटल 42 क्वेश्चन देखें। तो अब यहाँ पे क्या है फिजिक्स का जो यहाँ पे मॉड्यूल सेट था वो टोटल 5 और टोटल 5 हम आपको करा चुके हैं। अगर आप वो पिछला 4 वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से वो चारों वीडियो देख सकते हैं। तो अब देखिए आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, और साथ में बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि क्या हो कि इसी तरह के कोई और मॉडल सेट आए किसी भी सब्जेक्ट का तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए।